Hey everyone, this is Mayank. I hope you all are doing well. So welcome back to day 7 of Android application penetration testing series, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं Android manifest .xml फाइल को कैसे एनालाइज किया जाता है. So स्टार्ट करते हैं. So लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था डेल्विक वीएम एंड एप्लीकेशन को डिकम्पाइल कैसे करते हैं. डिकम्पाइलिंग ऑफ एपीके तुम्हें बताया था. आज के हम सेशन में देखने वाले जो डिकम्पाइल कर देते हैं हम एपीके को, उसमें एक ऐसी फाइल होती है जो हर एक पेन टेस्टर, हर एक एनालिस्ट सबसे पहले उसे ही एनालाइज करता है, और जो फाइल का नाम है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल. अब ये फाइल इतनी ज़रूरी क्यों है, ऐसा क्या होता है इस फाइल के अंदर, इसे डिफाइन क्यों करना पड़ता है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. तो आज के सेशन में हम इसको एनालाइज करने वाले हैं. कैसे करते हैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे, देन उसको प्रैक्टिकली भी साथ साथ करते जाएंगे. एंड एट एंड हम क्या करेंगे, बकरोड में से एक एपीके को सिलेक्ट करेंगे, एक एंड्रॉयड ऐप को, एंड देन उसको डिकम्पाइल करके उसकी एपीके जो मैनिफेस्ट फाइल होगी उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. देखो, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर हमने कुछ एप्लीकेशन को पुल करा था. ये मैंने अलग से करा था. हमने एक उबर और एक इंजर्ड को पुल एंड पुल करके अपने लिनक्स में लेकर आए थे, देन उन दोनों को डिकम्पाइल किया था. एंड उनके अंदर हमने डिकम्पाइल करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल नाम की एक फाइल है. अब इसको ओपन करके देखते हैं अब इसमें होता क्या है. ओके. ओके, ये किसकी फाइल है. अच्छा, हिल क्लाइंब की है तो. हम्म, अब देख सकते हो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. यहाँ से लेके स्टार्टिंग हुई है एंड एट द एंड ये यहाँ तक कुछ खत्म हो रहा है. अब इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. अब इसको स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ. ये तो देखो एक वनरेबल एप्लीकेशन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. जब तो बारी आती है रियल एप्लीकेशंस की, जैसे यहाँ पर एक उबर एक रियल एप्लीकेशन है. उबर एक रियल एप्लीकेशन है. ये तो बस एक वनरेबल एप्लीकेशन जिसके अंदर टेस्टिंग बेस के लिए इसमें कुछ ना कुछ डाला हुआ है, बट जब रियल एप्लीकेशन की बात आती है तब उसके अंदर इतना ज़्यादा होता है. देख सकते हो इसके अंदर कितना ज़्यादा है, तो इसको एनालाइज करना पड़ता है. अब कैसे एनालाइज करते हैं आज के हम सेशन में इसको देखने वाले. पहले वल्नरेबल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वल्नरेबल छोटी फाइल है, इसको इजी एनालाइज किया जा सकता है. तुम देख सकते हो एट द एंड इसमें कितनी लाइन्स हैं. टोटल 1024 लाइन्स है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ 82 लाइन्स है. सो इजी टू अंडरस्टैंड के लिए ये वाली वल्नरेबल वाली एप्लीकेशन बेस्ट है. जब रियल की बात आएगी तो हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर एनालाइज करने का. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाना चाहूँगा. ओके, लेट इट बी लोड. कलर आई वांट ग्रीन कलर. अगर तुम्हें सीरीज बढ़िया लग रही ना तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब आइकन. ओके. अब देखो हमारा आज का टॉपिक है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल को एनालाइज किया जाता, कैसे किया जाता है. डीप एक्सप्लेनेशन आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं. ये मिलती कहाँ है मैंने तो बता दिया था. एक सिंपल सा इसका आंसर बनता है कि जब हम एपीके को डिकम्पाइल करते हैं तब उसके साथ एक डीकोड होकर आती है. मैंने तुम्हें दिखाया था जब हमने सिर्फ एपीके को अनजिप किया था, जब उसके अंदर जो मैनिफेस्ट फाइल थी वो सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में थी, हम उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे. जब हमने इसको डिकम्पाइल किया तब हम उसको रीड कर पा रहे थे. अब ये हमें मिलती कैसे है, अब मैं जैसे तुम्हें बताया डिकम्पाइल करके मिलती है. दो टूल्स के साथ बताया था. एक पहला अनजिप करके बताया था जिसमें हम इस फाइल को रीड नहीं कर पाए थे, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में थी, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में. राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कर. नॉन रीडेबल फॉर्मेट में जब हमने इसको डिकम्पाइल किया एपीके टूल की मदद से, जब हम इसको प्रॉपर्ली रीड कर पाए थे और इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. अब मैं इसका तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखा चुका हूँ कि कैसे ये दिखती है फाइल. दिखाऊँ तो ये ऐसी ही कुछ दिखती है. प्रेजेंटेशन में बस एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर. अब द फर्स्ट फाइल विच इज एनालाइज्ड by any security analyst of Android application.
अब जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को पेन टेस्ट करता है, एनालाइज करता है, सिक्योरिटी असेसमेंट करता है, वो सबसे पहले इस फाइल को एनालाइज करता है। अब when developer builds an application, they specify which Android SDK version was used to compile the application। वो Android SDK वर्जन जो एप्लीकेशन कंपाइल करते वक्त बनाया गया था। तो पहली लाइन हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर एक एंट्री, पहली वाली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ एनालिस्ट। सबसे पहले एंट्री है एंड्रॉइड कंपाइल एसडीके वर्जन इक्वल टू 30। अब इसमें देखो क्वेश्चन लिखा हो इक्वल टू में लिखा है 30। अब ये 30 जो रिप्रेजेंट करता है ना, इसका एपीआई वर्जन डिफाइन करता है। एपीआई वर्जन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पर चलते हैं एपीआई लेवल्स एंड्रॉइड स्टूडियो, इस पर एक पूरी चीट शीट मिल जाएगी तुम्हें। ये देखो ये वाली, इस पर तुम विजिट कर लेना। देखो अब यहाँ पर सब कुछ इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर। अब वहाँ पर एपीआई लेवल क्या डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर 30 डिफाइन कर रखा है। 30 डिफाइन कर रखा है यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं, अब 30 पे देखो क्या है, एंड्रॉइड 11 है, एंड्रॉइड 11। और इसका क्या है, वेनिला आइसक्रीम में रेड वेलवेट केक नाम का इसका नेम, आई थिंक कोड नेम है इसका ये। एंड वर्जन कोड क्या है इसका, आर है। एंड ईयर कौन सा था, 2020। तो देख सकते हो एंड्रॉइड 11 का है ये। इसके बारे में तुम्हें और पढ़ना है तो पढ़ सकते हो बिल्कुल, बट अभी मैनिफेस्ट एक्सएमएल के एनालिसिस के दौरान ये यूजलेस है। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा एसडीके वर्जन है। अगर तुम्हें नहीं पता है एसडीके बेसिकली होता क्या है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है जिसको यूज़ किया गया, यानी एसडीके किट जो हमने इस्तेमाल करी वो यूज़ करी हमने लेवल 30 की। तो आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दिस एप्लीकेशन वॉज कंपाइल्ड यूजिंग एपीआई फीचर एंड बिहेवियर रूल्स ऑफ एसडीके वर्जन 30। यानी जो एप्लीकेशन हमने बनाई है, लेट्स से कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई है ऊबर। ऊबर जो हमने एप्लीकेशन बनाई वो हमने बनाई एंड्रॉइड 11 के लिए बनाई है। तो एंड्रॉइड 11 की सिक्योरिटी फीचर पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए हमने उसको कंपाइल किया गया है। दिस डज नॉट मीन द एप्लीकेशन विल रन ओनली ऑन एंड्रॉइड 11 डिवाइस। अब ये मतलब नहीं है कि जो हमने एप्लीकेशन बनाई है वो सिर्फ हमने बनाई है एंड्रॉइड 11 के लिए, नहीं। अगर जो हमारा ओल्डर वर्जन है अगर वो उसके पॉलिसीज को सपोर्ट करता है तो एप्लीकेशन बिल्कुल रन करेगी, अदरवाइज वो उसमें इंस्टॉल ही नहीं होगी। Got it? It means the application is built with Android 11 features, security policies and behavior changes in mind। यानी ध्यान में रखते हुए उसके फीचर, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड बिहेवियर चेंजेस को रखते हुए बना। यानी 1 से लेकर 10 तक के जितने भी इसमें पैचेज हुए हैं वो उसको सही करके एंड्रॉइड 11 में भेज दिया गया है। यानी इसका कंप्लीट पैच वर्जन हमें एंड्रॉइड 11 मिला है। फिर हमारे पास एक दूसरी एंट्री आती है कंपाइल एसडीके वर्जन कोड नेम 11। अब देखो कोड नेम यहाँ देखो इसका कहाँ है, ये देखो वर्जन साइड में क्या है, एंड्रॉइड 11। तो यहाँ पर इन्होंने अलग से बता रखा है जो कोड नेम है 11 ये इसको रिप्रेजेंट करता है इसका। अब जो कोड नेम बेसिकली आया, दिस इज सिंपली अ ह्यूमन रीडेबल कोड नेम फॉर एसडीके वर्जन कोड नेम 11। इट्स जस्ट एक्स्ट्रा मेटाडेटा यूज्ड बाय टूल्स एंड फ्रेमवर्क। मतलब इजी टू आइडेंटिफाई करना, सिंपल, बस इतना ही। ये दूसरी एंट्री हो जाती है। फिर ये जो दो एंट्री होने के बाद डेवलपर हैज टू कंपाइल सेटिंग्स फॉर एंड्रॉइड वर्जन 11 एंड द एपीआई वर्जन फॉर, या एपीआई लेवल भी कह सकते हो, एपीआई वर्जन एपीआई लेवल फॉर एंड्रॉइड वर्जन 11 इज एपीआई लेवल 30। ये सिंपल सी बात ली, यहाँ पर इन दोनों को देख के पता चला कि जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड 11 के लिए बनाई गई है और जो एपीआई लेवल है उसका 30 है। ध्यान में रखते हुए एंड्रॉइड 11 वर्जन के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइस की मैं बात नहीं कर रहा, एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन उसको देखते हुए बनाया गया है एंड्रॉइड 11 के सिक्योरिटी फीचर्स, पॉलिसीज एंड बिहेवियर को देखते हुए। It means every security option till Android 11 is being included in this application. If an application is compiled with Android 11 API 30, then the Android system assumes that the application is compatible with all security enhancements and restrictions introduced in Android 11। यानी जो Android वर्जन 1 से लेकर 10 तक के जितने भी सिक्योरिटी पैचेस मिला के करने के बाद हमें एक Android 11 मिला, तो उसके सिक्योरिटी फीचर्स पॉलिसीज को देखते हुए जो हमने एप्लीकेशन बनाई वो उसके लिए इजीली कंपैटिबल है, वो उस पर सूट कर जाएगी आराम से और वो इजीली चलेगी। जो उसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो भी इजीली वर्क कर पाएंगे। आई होप तुम्हें इतना ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सी लाइन देख सकते हो यहाँ पर लिखी हुई है, even if you install that application on Android 10 or 9, then the Android will still enforce many Android 11 security rules within the application sandbox is supported। यानी अगर जो Android 11 हमारा वर्जन है जिसके लिए हमने सिक्योरिटी फीचर्स एंड पॉलिसीज हमने बनाए हैं, अगर जो हम ओल्डर वर्जन में यूज़ कर रहे हैं तो उसके सिक्योरिटी फीचर्स या बिहेवियर मोस्टली लगेंगे उस एप्लीकेशन पे। यानी अगर हम एंड्रॉइड 10 यूज़ कर रहे हैं
तो एंड्रॉइड 11 के मोस्टली सिक्योरिटी रूल्स उस पर अपने आप लग जाएंगे, अगर हमारा वो डिवाइस सपोर्ट करता होगा तो मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल सी समरी समझ सकते हो। द एप्लीकेशन हैज बीन कंपाइल्ड अंडर द एजम्पशन लेके बनाया गया था दैट इट विल फॉलो द सिक्योरिटी मॉडल ऑफ एंड्रॉइड 11 वेदर दिस डिवाइस इज रनिंग एंड्रॉइड 11 8 9 10 व्हाटएवर इट्स रनिंग। उसके सिक्योरिटी मॉडल को देखते हुए बनाया गया था, बाकी इन पे रन करे ना करे उसकी गारंटी नहीं, बट एंड्रॉइड 11 को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया था। अगर ये सपोर्ट करते हैं इसके सिक्योरिटी मॉडल को देन इट विल डेफिनेटली वर्क। तुम देख सकते हो अगर हम एप्लीकेशन की मैनिफेस्ट फाइल को हम देखेंगे तो फर्स्ट की एंट्री में देख सकते हो कंपाइल एसडीके वर्जन यहाँ पर 29, यानी 29 किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो 29 रिप्रेजेंट करता है एंड्रॉइड 10 को, यानी क्विंस स्टार्ट 2019 को। एंड कंपाइल एसडीके वर्जन यानी जो स्टार्टिंग की ये एंट्री है ये हमारे लिए कंप्लीटली यूजलेस है, ये कंप्लीटली यूजलेस है। एंड देन यहाँ पर एक दूसरी एंट्री है कंपाइल एसडीके वर्जन कोड नेम, यानी इसका जो कोड नेम है कंपाइल एसडीके वर्जन का सिंपल सा वो 10 है, जो रिप्रेजेंट करता है एंड्रॉइड 10 के लिए बनाई गई है। गॉट इट, इजी है। फिर एक हमारे पास एंट्री आती है पैकेज आइडेंटिफायर या पैकेज नेम तुम कह सकते हो, जिससे हम पुल करते हैं एप्लीकेशन को। जब तुमने देखा हो जब हमने एक एप्लीकेशन को पुल करा था तो हमने क्या देखा था, हमने पहले एप्लीकेशन के पाथ को ढूंढा था। जो भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करी उसका पहले हमने नेम ढूंढा था, उसके पैकेज का नेम क्या है। जो अगर तुम्हारे पास अगर ओल्डर कोई एंड्रॉइड वर्जन है या 7 या 9 है कुछ है, अगर तुम एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाओगे देन डेटा में तुम्हें वहां पर बहुत सारे पैकेजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो वही पैकेजेस को हमें पुल करना होता है जो आज के एंड्रॉइड डिवाइसेज है। अब वो फीचर्स एक्सेसिबल नहीं है, उसमें तुम नहीं कर सकते उसको एक्सेस, वो सिर्फ तुम्हें एम्प्टी दिखेगा, एंड्रॉइड के अंदर तुम्हें कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हारे पास ओल्डर डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस में बात कर रहा हूँ, फिजिकल डिवाइस की, तो तुम उसमें देख सकते हो वो पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब पैकेजेस का एक यूनिक नेम होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इसका खुद का एक यूनिक पैकेज नेम है, और इसी को देख के हमने इसको पुल किया था। अगर हमें इसके पैकेज का नेम नहीं पता होता तो हम इस एप्लीकेशन के एपीके को पुल नहीं कर पाते, और अगर एपीके नहीं होता तो हम इसको डिकम्पाइल भी नहीं कर पाते। इसलिए पैकेज इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, जैसे हमारा नेम है। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पैकेज क्या होता है। यहाँ पर पैकेज इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, बट इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है पैकेज के नाम पर। क्यों, इसके बारे में पढ़ते हैं। If we try to install another application with name of same identifier, then what will happen? We get an error. Smartphone have already one application with this unique identifier. यानी जो हमारे पास एक पैकेज है, लेट्स से कि पैकेज का नेम है bnac.injet_android, यानी अगर हम इसका अनदर कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका सेम ही पैकेज नेम है तो हमारे डिवाइस में वो इंस्टॉल ही नहीं होगा। यानी एक डिवाइस में एक एप्लीकेशन का एक ही पैकेज नेम होना चाहिए, अगर दूसरा पैकेज नेम मिलता है सेम एप्लीकेशन का तो वो इंस्टॉल ही नहीं होगा। वो हमें शो करेगा कि भाई वो एक टाइप का मालवेयर है या वायरस है। गॉट इट, दिस मीन्स वी हैव ओनली वन एप्लीकेशन विद दिस आइडेंटिफायर ऑन दिस डिवाइस, यानी एक डिवाइस पे एक ही आइडेंटिफायर होना चाहिए। अगर दो हुए तो वो तुम्हें शो कर सकता है कि भाई दिस इज अ मालवेयर और अ ट्रोजन या कोई फेक ऐप है जो तुमने इंस्टॉल कर ली। अब वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस और इंटरेस्टिंग, बिकॉज द पैकेज नेम इज नॉट सम काइंड ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप फॉर डेवलपर, क्योंकि पैकेज एक वो चीज़ नहीं है जो डेवलपर इस पर ट्रस्ट करेगा। ये सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, इस पर डेवलपर ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। लेट्स टेक एग्जांपल। इस केस में हम क्या देख लेते हैं कि एप्लीकेशन विद सेम नेम एंड पैकेज नेम। लेट्स से एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की, इसका com.android.whatsapp है। हमने एक ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है थर्ड पार्टी सोर्स से। द एप्लीकेशन हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिफायर, यानी जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी उसका खुद का यूनिक आइडेंटिफायर होगा, बट दिस यूनिक आइडेंटिफायर कैन बी चोजन बाय एवरी डेवलपर टू। अगर जो एप्लीकेशन है हमने बनाया है, क्या पता वही सेम आइडेंटिफायर, क्या पता प्रेडिक्शन से वो भी सेम रख दे। लेट्स से इन फ्यूचर हमने कोई वो दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, फिर दिखा रहा है भाई एपीके का जो है यूनिक आइडेंटिफायर सेम है, पैकेज नेम बिल्कुल सेम है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। एंड इफ यूजर हैज नॉट WhatsApp application being installed on this device already, then my application will be installed। यानी अगर एक ही एप्लीकेशन अपन ने WhatsApp इंस्टॉल ही नहीं करा, अगर मैं कोई थर्ड पार्टी सोर्स से करा, उसका पैकेज नेम भी सेम है बट वो कुछ और मलिशियस परफॉर्म कर रही है डिवाइस पे, तो वो मेरे डिवाइस पे इजीली इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि मेरे डिवाइस पे WhatsApp है ही नहीं। एंड इट्स लुक एब्सोल्युटली लेजिट अंटिल द यूजर ट्राई टू इंस्टॉल द रियल एप्लीकेशन। ये तब तक लेजिट लगेगा जब तक यूजर रियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करके देखता। अगर लेट्स से कि यूजर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश करता है रियल वाली, तो उसे क्या देखने को मिले, यूजर गेट्स एन एरर बिकॉज देयर इज ऑलरेडी वन एप्लीकेशन विद दिस पैकेज नेम, इट कुड बी फेक और ट्रोजन और एक्सेट्रा।
यानी वो फेक मालवेयर, ट्रोजन एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकता है, तो वो इंस्टॉल ही नहीं होगी। तो यूज़र को पहले वो ओल्डर एप्लीकेशन को डिलीट करना पड़ेगा, तब वो न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएगा लेजिट वाली। दैट्स एन वन इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट पैकेज आइडेंटिफायर। ये था एक सिंपल सा फैक्ट पैकेज आइडेंटिफायर के बारे में, सिंपल सा। एंड एज एन अटैकर वी यूज दिस पैकेज आइडेंटिफायर टू एड्रेस दिस एप्लीकेशन। ये सिर्फ एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, हमारे जैसे नेम है उसी तरह इसका भी एक यूनिक आइडेंटिफायर उसको एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन को, रिगार्डिंग टू आवर स्क्रिप्ट एंड टूल्स विद द हेल्प ऑफ एडीबी शेल। यानी जब हम एडीबी का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को पुल करते हैं तो इसी की मदद से हम पुल कर पाते हैं, क्योंकि उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है, पैकेज नेम है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी पेन टेस्टर। यानी अगर हम उसके पैकेज का नेम पता होगा तो हम उसको इजीली पुल कर सकते हैं एंड अपने असेसमेंट को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। मैनिफेस्ट के जो स्टार्टिंग में तुम्हें बता दी 3 एंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के 3 बताई ये स्टार्टिंग आपके अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एंट्री जो स्टार्टिंग की है उसको तुम इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक 2 एंट्रीज है, प्लेटफॉर्म बिल्ड वर्जन कोड, प्लेटफॉर्म बिल्ड वर्जन कोड। अब ये 2 भी इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर स्टार्टिंग की 3 एंट्री ना, स्टार्टिंग की 2 एंट्री ना दे रखी हो, स्टार्टिंग की 2 बात कर रहा हूँ मैं, कंपाइल एच डी के वर्जन, तो इसके यूज से भी हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या पता वहाँ पर 2 डॉट 3 डॉट ऐसे कुछ लिखा हो, ठीक है, या सिर्फ 10 ही लिखा हो, तो उसके थ्रू तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एंड्रॉइड वर्जन कौन किसके लिए बनाया गया, उसका मिनिमम वर्जन क्या है। अब इतनों में तुम्हें इतना समझ में आ ही गया होगा कि स्टार्टिंग का जो ये है, ये वाला पार्ट कैसे एनालाइज करना है, ये वाला पार्ट, इससे तुम्हें क्या क्या पता चल सकता है। अब बात आती है आगे हमारे यहाँ परमिशंस की, ठीक है। अब बात हमारे यहाँ पर परमिशंस की आती है। दीज आर परमिशंस आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैन यूज, इट डजंट मीन दैट दे आर बीइंग यूज्ड बट द एप्लीकेशन हैज़ द एबिलिटी टू यूज इट। यानी ये मतलब नहीं है कि एप्लीकेशन के पास बहुत सारी परमिशन है बट वो उसको यूज़ ही कर रहा होगा, नहीं, उसके पास एबिलिटी है उन परमिशन को यूज़ करने की। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहली परमिशन देखो क्या है यहाँ पर, यूजेस परमिशन एंड्रॉइड नहीं, यहाँ पर एक परमिशन डिफाइन कर रखी है, एक्सेस नेटवर्क स्टेक, यानी ये इसको यूज़ कर सकता है और इसके पास एबिलिटी है इस परमिशन को यूज़ करने की। अब पहली एंट्री में देखो क्या लिखा है, यूजर परमिशन, यूजेस परमिशन एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट रीड कॉन्टैक्ट्स, रीड कॉन्टैक्ट्स। यानी लेट्स से कि मैंने एक ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा, ट्रू कॉलर वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा, ठीक है। अगर मैं उसको कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ना दो तो वो मेरे कॉन्टैक्ट्स को रीड ही नहीं कर पाएगा कि कौन से कॉन्टैक्ट्स मेरे डिवाइस में हैं। ये तब तक नहीं कर पाएगा जब तक यूज़र उसको परमिशन ना दे अपने डिवाइस पे से, अलाउ या डिनाई पे से। ये उस पर डिपेंड रहता है यूज़र पर। अगर यूज़र देता है तो इसको रीड कर पाएगा, नहीं तो ऐसे की ऐसी लिखी रहेगी। यूज़र यूजेस परमिशन देखो, दूसरी परमिशन में इंटरनेट, यानी वो इंटरनेट का एक्सेस ले सकता है, यानी वो रिक्वेस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकता है अगर रिक्वायर है। तो अगर एप्लीकेशन इंटरनेट बेस है, लेट्स से कि ट्रू कॉलर पे हमें चेक करना है कि किसका नंबर ये है, तो वो थोड़ा इंटरनेट पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करता है इंटरनेट का इस्तेमाल से, तो ये वाली परमिशन भी उसको यूज़ करेगी। फिर एक परमिशन आती है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। अब रीड एक्सटर्नल स्टोरेज यानी जो हमारी डिवाइस की एक ऐसी स्टोरेज जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, यानी वो एक शोल्डर्ड स्टोरेज है, उसे तुम ई एम एम सी कहोगे। ई एम एम सी, अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ई एम एम सी होता क्या है। तो तुम समझ लो कि एक ऐसी स्टोरेज जिसको तुम रिमूव नहीं कर सकते बट एप्लीकेशन उसको यूज़ करता है कुछ ऐसा स्टोर कराने के लिए, उसको सिर्फ रीड करना है, और वो रीड क्या करेगा, वो शायद से उसको अपने प्राइवेट फाइल्स में से रीड करना पड़े, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन अटैकर बिकॉज इट मीन्स द एप्लीकेशन इज इंटरेक्टिंग विद द एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ आवर स्मार्टफोन। स्टार्टिंग के 2 एंट्रीज तो तुम्हें मैंने इजीली समझा दी थी वर्टिकल बेस, बट इसको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। अब ये अटैकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि वो एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रहा है किससे, हमारे डिवाइस के स्टोरेज से। अब वो स्टोरेज में से क्या एक्सेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या पता, उस सर्विसेज का भी एक्सेस ले रहा है डिवाइस के, तो वो भी हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाली एंट्री भी। Every time application want to perform certain tasks, example getting access to microphone, camera, accessing our photos, etc. These permission need to be included in the manifest file. They cannot be added afterwards. They need to be initially included. यानी ये ऐसी कुछ परमिशन है जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए। अगर इस यूज़र इन परमिशंस को नहीं देगा तो एप्लीकेशन प्रोबेबली नहीं चलेगी, ये बैक हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ये परमिशंस इनको डिफाइन करनी पड़ती है, जैसे कि माइक्रोफोन एक्सेस तो उसको देना ही पड़ेगा, कैमरा का या फोटो वगैरह का एक्सेस देना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं दिया तो वो
या तो तुम उस फीचर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेट्स से इंस्टाग्राम की बात लेते हैं, अगर तुम्हें कोई रील पोस्ट करनी है, ठीक है, तो वहाँ पर एक आता है ऑप्शन कि पोस्ट करो। अगर तुम उस पोस्ट वाले फीचर को अपने डिवाइस की दोनों परमिशन ना दो, वीडियोज एंड ऑडियो, वीडियोज एंड फोटोज के गैलरी की, तो तुम उस पोस्ट वाले फीचर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, पहले तो वो तुमसे परमिशन ही मांगेगा। गॉट इट? तो दिस इज अ सिंपल ओवरव्यू और गुड ओवरव्यू ऑफ व्हाट दिस एप्लीकेशन इज कैपेबल टू। तुम्हें इससे पता चल गया होगा ये एप्लीकेशन क्या कैपेबल रखता है करने को। अब मैं तुम्हें इसमें समझाता हूँ ऊबर वाली में से। अब ऊबर वाली में थोड़ी ज़्यादा है, तो समझ आओ। देखो ये यूजेस परमिशन वाली है, ये वाली। अब देखो इस पे क्या है, रिसीव। अब एक मैसेज रिसीव भी करने के लिए रखता है रीड जी सर्विसेज। सर्विसेज, डिवाइस की सर्विसेज भी रीड करने की, मैसेज भी परमिशन ले रखी है इसने, तो ये परमिशन ऐसे ले सकता है ये भी। अब मैं बात करूँ यहाँ ये वल्नरेबल एप्लीकेशन की, तो तुम देख सकते हो इसमें एक्सेस नेटवर्क स्टेट। अगर मैं तुम्हें समझाऊँ ये नेटवर्क एक्सेस स्टेट होता क्या है, अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया हो तो ये देखो, इसमें यहाँ पर तुम्हें दिख गया होगा अलाउ एप्लीकेशन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क, यानी वो हमारे डिवाइस के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है। फिर हमारे पास आता है इंटरनेट की, यानी वो रिक्वेस्ट वगैरह कुछ अगर परफॉर्म कराना चाहता है, एप्लीकेशन में इंटरनेट की रिक्वायर है, तो ये उस परमिशन को अपने आप दे देगा। फिर राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी अगर एप्लीकेशन पे हमने लेट्स से कोई फोटो क्लिक करी है, तो अगर हमें उस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस पे स्टोर कराना है, यानी अगर हमने इंस्टाग्राम का यूज़ करके, स्नैपचैट का यूज़ करके कोई फोटो क्लिक करी है, वो उसके क्लाउड पे सेव है, अगर हमें उसे अपने डिवाइस पे सेव कराना है, तो हमें उसको राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन देनी पड़ेगी, यानी वो हमारी डिवाइस की स्टोरेज पे सेव कराना चाहता है, तो उसको ये परमिशन देनी पड़ेगी। रीड फोन स्टेट, यानी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके, जैसे हमारे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन के बारे में रीड कर सके, यहाँ पर वो हमारे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके। यहाँ पर वो एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ रीड कर रहा है। एंड रीड एक्सटर्नल स्टोरेज मैंने तुम्हें बताया, सिर्फ कुछ परमिशंस या अपने प्राइवेट फाइल्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है, एप्लीकेशन की ही कुछ फाइल्स हैं, तो वो उसको रीड कर सकता है। रीड से ज़्यादा राइट वाली थोड़ी ज़्यादा है यूज़फुल, बट एक्सटर्नल स्टोरेज से इंटरेक्ट तो दोनों ही कर रहे हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और जब तुम्हें ये इतना समझ में आ गया होगा, फिर और आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके बारे में पढ़ते हैं कि रीड एक्सटर्नल स्टोरेज अब और होता क्या है, इसके बारे में और पढ़ते हैं। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। अब मैं तुम्हें जब डेल्विक वीएम के बारे में पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मैंने कुछ एक ब्लू कलर की स्लाइड्स यूज़ करी थी, उसमें मैंने तुम्हें समझाया था कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसके खुद की आइसोलेटेड डायरेक्टरी बन जाती है, वही पैकेज वाली, वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होती है, और उसका मैंने तुम्हें पाथ भी बताया था, स्लैश डेटा एंड देन वो पैकेज का नहीं, एंड कुछ एक और भी बताए थे मैंने, हाँ ठीक है। तो एप्लीकेशन खुद एक सैंडबॉक्स में है, रन करता है, यानी एक वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में रन करता है, फिर उसकी डायरेक्टरी भी उसमें ही आइसोलेटेड हो जाती है, डायरेक्टरी भी आइसोलेट हो जाती है। दिस इज अ प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी, अदर एप्लीकेशन आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट, जैसे कि एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो इसी की वजह से नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टरी भी आइसोलेटेड है, यानी डायरेक्टरी ए डायरेक्टरी बी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। गॉट इट? बट समटाइम एप्लीकेशन वांट टू शेयर और एक्सेस शेयर्ड मीडिया, म्यूजिक, फोटोज, डाउनलोड डायरेक्टरी, यानी अगर कोई एप्लीकेशन में अपने को कुछ शेयर करना है, जैसे कि मेरा दोस्त है वो एप्लीकेशन चलाता है फेसबुक, मैं चलाता हूँ इंस्टाग्राम, अब मुझे क्या करना है कि मुझे शेयर करनी है फेसबुक पे उसको फोटोज, तो इंस्टाग्राम पे एक फीचर आता है शेयर मीडिया वाया फेसबुक, तो मुझे परमिशन देनी पड़ेगी कि वो फेसबुक वाली एप्लीकेशन का थोड़ा इस्तेमाल कर सके, उसके म्यूजिक, फोटो, डाउनलोड डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर सके, मेरे ही डिवाइस की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को वो किसी दोस्त को भेजनी है दूसरे एप्लीकेशन पर, तो ये उसको परमिशन देनी पड़ेगी। अब देखो जो एस डी कार्ड वाली परमिशन होती है, वो एक्सटर्नल स्टोरेज यही वाली होती है जिस पर डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, एंड्रॉयड, स्क्रीनशॉट्स वगैरह वाली जहाँ फाइल स्टोर होती है, वही एस डी कार्ड। अभी देखो जो एस डी कार्ड है वो किस पे काम करती है, ई एम एम सी पे काम करती है, यानी एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। अभी ऐसा कार्ड है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, और मेमोरी कार्ड तुमने देखा ही होगा, उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं डिवाइस में और इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो एक तरह का भी फ्लैश स्टोरेज है, बट उसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो हमारी डिवाइस की जो इंटरनल स्टोरेज होती है, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी कॉल्ड ई एम एम सी, जो ई एम एम सी पे बेस्ड होती है, जो हमारे डिवाइस के अंदर स्टोरेज आती है, जैसे कि 3 GB रैम या 64 GB स्टोरेज वाला,
तो उसी की बात कर रहा हूँ। स्टोरेज जो ये मिली है ये शोल्डर्ड होती है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। व्हेन यू ऐड एन एसडी कार्ड इनटू योर फोन दैट्स आल्सो टाइप ऑफ फ्लैश स्टोरेज, ये भी एक तरह की फ्लैश स्टोरेज है। इन एवरी एंड्रॉइड डिवाइस देयर इज सम फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल फ्लैश स्टोरेज दैट होल्ड्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हमारी स्टोरेज है, लेट्स से कि 6 GB रैम एंड 128 GB वाली जो स्टोरेज वाला है, जो 128 है उसके अंदर हमारा उसके अंदर हमारे एप्लीकेशन यूजर का डेटा, कैसे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सब स्टोर उसी पे रहता है। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब जो eMMC बेस्ड है फ्लैश मेमोरी चिप है वो शोल्डर्ड होते डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड, यानी जब मैन्युफैक्चर होता है हमारा डिवाइस वो उसी पे अटैच कर दी जाती है, वो बिल्ट इन आता है और वो नॉन रिमूवेबल है। दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं जो ये डायरेक्टरीज हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है एस डी कार्ड में या एप्लीकेशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मे बी दिस एप्लीकेशन स्टोर सम सेंसिटिव डेटा ऑन द एस डी कार्ड और इट्स फैचिंग सम डेटा विच आर बीइंग यूज्ड इन दिस एप्लीकेशन, या अगर लेट्स से कि एप्लीकेशन में कुछ यूज़ करना है, क्या पता वो रीड वाली परमिशन जो हमने दे रखी, क्या पता उसको हमारे इन डायरेक्टरीज में से कुछ रीड करना हो, अपने एप्लीकेशन के लिए कुछ सेंसिटिव चाहिए हो, उसने क्या पता स्टोर करा रखा हो या उसे कुछ स्टोर कराना हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। रीड वाली से ये होगा अगर कुछ राइट करना होगा, लेट्स से मुझे फोटो सेव करनी है तो वो मेरी पिक्चर्स वाले सेक्शन में फोटो सेव करा देगा। पिक्चर वाला सेक्शन कहाँ पर मिलेगा? मुझे एसडी कार्ड के अंदर मिलेगा। और जो एप्लीकेशन एसडी कार्ड के अंदर स्टोर कराएगी तो उसके पास ये परमिशन होगी कि वो रीड कर सके या राइट कर सके एक्सटर्नल स्टोरेज में। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा रीड राइट वो जो एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन काम कैसे करती है। अब एक और यहाँ पर ले लो theoretical approach. In this case, application having read external storage permission, so it might be fetching data from this application and depending on the data it's fetching, यानी लेट्स से कोई इसमें से है ये कुछ फैच कर रहा है या कुछ इसमें सेव कर रहा है हमारे एस डी कार्ड वाले फोल्डर के अंदर, या कह सकते हो जो एस डी कार्ड वाली चिप है उसके अंदर कोई एक फोल्डर होगा जिसके अंदर ये कुछ सेव करा रहा है या कुछ रीड भी कर रहा है। रीड की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो रीड कर सकता है कुछ, अगर कुछ इसके लिए ज़रूरी होगा तो तब करेगा, इन केस अगर कुछ ऐसा नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पर एक इसका सिंपल सा देखो क्या मेंशन किया गया, अटैकर माइट बी अब्यूजिंग दिस फीचर इन द फॉलोइंग वे, द अटैकर कैन ऑल्सो गेट दिस परमिशन इनटू देयर एप्लीकेशन। अभी ऐसी परमिशन वो अटैकर अपने उसमें भी ले सकता है। द अटैकर कैन प्लेस इट्स ऑन एप्लीकेशन ऑन द स्मार्टफोन एंड मॉडिफाइज द फाइल इन दैट डायरेक्टरी विच इज एक्सेस्ड बाय द टारगेट एप्लीकेशन। अब टारगेट एप्लीकेशन खुद के एक एप्लीकेशन, टारगेट जो अटैकर है वो खुद के एक एप्लीकेशन बना सकता है और वो विक्टिम को भेज भी सकता है। अब उसमें इसने ऐसी परमिशन दे दी, अब जब रीड एंड राइट की थी, अब जैसे ही वो उसके डिवाइस पे इंस्टॉल हो गया तो टारगेट एप्लीकेशन वर्क करेगा, तो रीड राइट तो जो सब कुछ कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा उसके डिवाइस के सारे फोटोज़ को, वीडियोज़ को। तो ये एक तरह का ड्रॉबैक भी कह सकते हो उसका, परमिशंस का। The above permissions are predefined which are being used by the application, यानी जो predefined permissions है, predefined यानी पहले से जब हम एप्लीकेशन बना रहे थे तब हमने उसको डिफाइन कर दिया था, ये वो परमिशंस थी। जो ये वाली परमिशंस है पहले से ही प्रीडिफाइंड है, यानी जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे थे तब हमने इसको स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था। गॉट इट? बट दिस इज नाउ बट दिस वन इज नाउ डिफाइनिंग ऑन परमिशन, यानी ये परमिशन वाला जो सेक्शन है इसमें डिफाइनिंग इट्स ऑन परमिशन, इट मींस एन एप्लीकेशन कैन डिफाइन इट्स ऑन परमिशन, यानी एप्लीकेशन खुद की परमिशन को डिफाइन कर सकता है अगर उसको रिक्वायर है। और वो कैसे करेगा मैं तो हम समझाता हूँ एक थियोरेटिकल अप्रोच से। लेट्स सी कि एप्लीकेशन को कुछ अनदर परमिशन का एक्सेस चाहिए, लेट्स सी कि उसको कैमरा का एक्सेस चाहिए, बाय डिफॉल्ट उसके में डिफाइन नहीं है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने उसको डिफाइन नहीं कर रखा, ठीक है। उसको बाद में ऐसा फीचर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको परमिशन चाहिए, तो वो यहाँ पर अपनी खुद के लिए एक्स्ट्रा परमिशन डिफाइन करके वो हमसे परमिशन मांग सकता है कि अलाउ करो या डिनाई करो। वो हमारे स्क्रीन पे एक पॉपअप शो होगा, अलाउ करना है डिनाई करना है। अगर उसको डिनाई कर देंगे तो कैमरा एक्सेस नहीं होगा, यानी एप्लीकेशन खुद के लिए परमिशन डिफाइन कर सकता है अगर उसको रिक्वायर होगी। इफ द यूजर ग्रांट दिस परमिशन देन एप्लीकेशन कैन एक्सचेंज डेटा बिटवीन ईच अदर, यानी जो एप्लीकेशन है वो उस परमिशन का इस्तेमाल करके एक्शंस या टास्क ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी इशू। क्या पता सेंसिटिव टास्क भी परफॉर्म करने हो, क्या पता उसके दूसरे एप्लीकेशन का डेटा भी शेयर करना हो। गॉट इट? तो एक परमिशन वाला सेक्शन यहाँ आता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ परमिशन वाला सेक्शन दिखाएगा कैसे। देखो ये है ना, ये ऐसा वाला, ये रहा एक सेक्शन, और भी देखते हैं परमिशन। ये देखो क्वेरीज के नीचे आ रहा है, देखो यूजेस परमिशन आ रहा है।
ये देखो ये परमिशन, यानी एप्लीकेशन ये बाद में डिफाइन भी कर सकता है अपने लिए, जिसको अगर इस्तेमाल करनी है तो। फिर एक आता है हमारे पास क्वेरी वाला भी। सो विद एन एप्लीकेशन वी कैन यूज एग्जिस्टिंग परमिशन और वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन परमिशन, यानी हम एग्जिस्टिंग परमिशन को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी प्री डिफाइन वाली परमिशंस को, और हम अपनी खुद की क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन खुद क्रिएट कर सकता है इस वाले सेक्शन के अंदर। दिस क्वेरी पैरामीटर, यानी अब जो ये वाला सेक्शन है क्वेरी वाला, ये अब ये क्या करता है, इज एन एंड्रॉइड सिक्योरिटी फीचर विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन एंड्रॉइड वर्जन 11 या उससे ज़्यादा। अब एक सिक्योरिटी फीचर है जो इंप्लीमेंट किया गया, दिस मीन्स दैट इफ आवर एप्लीकेशन वांट टू एक्सचेंज डेटा विद अनदर एप्लीकेशन वाया कंपोनेंट्स ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ओके देखो, an Android component that responds to system wide broadcast messages such as phone call, low battery और device booting up, ये इसमें यूज किया जाता है एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर। देख सकते हो यहाँ पर जो रिसीवर है, फ़ोन की बैटरी उसके मैसेज वगैरह को अगर रिसीव करना है तो उसका ये इस्तेमाल करता है। गॉट इट। एक कंपोनेंट है हमारे डिवाइस का, यानी एंड्रॉइड आर्किटेक्चर का एक कंपोनेंट है। देन इट्स नीड्स टू बी विजिबल फॉर द अदर एप्लीकेशन, इन आवर केस इट्स अ सीव एप्लीकेशन, यानी क्वेरी पैरामीटर के अंदर तुम देख सकते हो ये डिफाइन कर रखा है एक सीव है। अगर मैं तुम्हें एप्लीकेशन में दिखाऊँ, क्वेरी वाला पार्ट देखो यहाँ पर एक होगा, क्वेरी वाला सर्च करते हैं, QUERR, देखो ये रहा। अब देखो इसने कुछ पैकेज नेम को डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर हमने एक पैकेज को डिफाइन कर रखा है, यानी कंपोनेंट से अगर कुछ ऐसा यूज़ करता है इसको दूसरे एप्लीकेशन का डेटा एक्सचेंज करना है, तो ये देखो यहाँ पर इसने कई सारे पैकेजेस को डिफाइन कर रखे हैं, देख सकते हो इसने कई पैकेजेस को यहाँ डिफाइन कर रखा है, यानी ये दूसरे एप्लीकेशन के पैकेजेस भी हैं, देख सकते हो रैम ड्रॉइड, ये थर्ड पार्टी सुपर यूज़र, देखो कुछ कुछ एप्लीकेशंस के लिए, यानी अगर इसको दूसरे एप्लीकेशन का डेटा एक्सचेंज करना है तो ये इनका इस्तेमाल कर सकता है। एक्स्ट्रा पैकेजेस इसने यहाँ डिफाइन करा है, देखो फेसबुक डॉट कटाना, ऊबर कैब, कॉम व्हाट्सअप, तो इसने एक्स्ट्रा परमिशन यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। कॉम डॉट पेपल एंड्रॉइड, यानी अगर भी पेमेंट वाला हो सकता है, अगर पेमेंट गेटवे हमें पेपल के थ्रू करना हो तो ये उसका इस्तेमाल करेगा, यानी एक्स्ट्रा परमिशन जो हमें दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करा सके, वो वाली परमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्वेरी पैरामीटर के अंदर या क्वेरी सेक्शन के अंदर हम डिफाइन करेंगे बाद में, अगर एप्लीकेशन यूज़ करता है तो, या यूज़र बाद में उन फीचर्स को यूज़ करना चाहता है तो। Attackers write their own application to bypass login screen, extract sensitive information. This parameter will be required. Let's say अटैकर वो एक एप्लीकेशन बना रहे किसी को कॉम्प्रोमाइज़, किसी की डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो उसने क्या करा, एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन की, लेट्स से कि व्हाट्सएप का क्लोन डिज़ाइन करा उसने, और उसने उस विक्टिम को भेजा। अब उसने एक ऐसे पैकेज को डिफाइन करा कि उसने एक अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करा सके या दूसरे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करा सके, यानी उसने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसपे वो व्हाट्सएप या फोटो वीडियोस के एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है इजीली विदाउट आस्किंग एनी एक्स्ट्रा परमिशन। देख रहे हो, तो लॉगिन स्क्रीन बाईपास भी हो सकते हैं इससे, और यूज़र की सेंसिटिव इन्फो को भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये डेटा एक्सचेंज में काम आता है, बेसिकली डेटा एक्सचेंज में काम आता है ये। अब और बात करते हैं ये एप्लीकेशन वाले सेक्शन की बात। अब देखो यहाँ पर एक सेक्शन आता है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर भी ऐसी कुछ परमिशंस है जो हमें ट्रू फॉल्स के उसके बेस पे डिज़ाइन उस पर बतानी पड़ती है। मीन्स वी आर अलाउड टू डीबग द एप्लीकेशन, यानी हम एप्लीकेशन को डीबग करते हैं। डीबग क्या करना होता है एप्लीकेशन को, डीबग, डीबगिंग द एप्लीकेशन। यूजिंग टूल्स लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, डेवटूल्स टू फाइंड एंड फिक्स इट बग, यानी एप्लीकेशन को हम खुद से डिज़ाइन कर लेते हैं बाद में, जो भी हम चेंजेस करते हैं वगैरह, यानी हम एप्लीकेशन में बाद में चेंजेस कर सकते हैं अपने लिए। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो एंड डिबेगेबल ट्रू, यानी अगर एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना होगा तो उसके लिए यहाँ परमिशन ट्रू डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ नहीं, यहाँ सर्च करते हैं अभी, यहाँ नहीं, यहाँ पर डिफाइन नहीं है, बट यहाँ पर डिफाइन है, ये भी किसी एप्लीकेशन का ही है। यहाँ पर एक देखो डिफाइन है एंड्रॉइड डिबगेबल
ट्रू, यानी हम एप्लीकेशन को डीबग कर सकते हैं बाद में। फिर सेकंड पॉइंट आता है, मीन्स वी कैन परफॉर्म बैकअप ऑफ दिस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डेटा। यानी देखो यहाँ पर एक परमिशन डिफाइन है, एंट्री। सारी एंट्रीज हमारे लिए काम की नहीं है, बट जो कुछ कुछ एंट्रीज है वो मैं तुम्हें समझाए जा रहा हूँ, जो मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बताया जा रहा हूँ। अब देखो हमारे पास एक एंट्री आती है अलाउ बैकअप, यानी एप्लीकेशन बैकअप कर सकता है सेंसिटिव डेटा के साथ। अब जरूरी नहीं है सिर्फ सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडेंशियल टोकन, दिस कैन बी कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। जो एप्लीकेशन को चाहिए चलाने के लिए वो कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यूजर का डेटा ही हो या वो सेंसिटिव इन्फो ही हो। गॉट इट। फिर आता है हमारे पास एक एंट्री का एक्सट्रैक्ट नेटिव लाइब्रेरीज। Native libraries being included in our application, then they are not longer being compressed. This would be very helpful when we learn Frida. जब जरूरी नेसेसरी होगा जब हम फ्रीडा को सीखेंगे। फ्रीडा एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क टूल है, तो जब हम इसको सीखेंगे तब ये इंपॉर्टेंट होगी। अब मैं तुम्हें जब एंड्रॉइड आर्किटेक्चर समझाया था, मैं तुम्हें नेटिव लाइब्रेरीज के बारे में बताते हैं। जो सी प्लस की लाइब्रेरीज होती है वो एक उस तरीके में होती है जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, बट वो हार्ड टू डीकोड होती है। अगर ये सिर्फ कंप्रेस ही नहीं है, अगर उसको कंप्रेस नहीं किया गया तो हमारे लिए यूजफुल है, हम उसको रीड कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज को जिसके अंदर कोड लिखा होगा। बट यहाँ पर फॉल्स है तो ये एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी वो कंप्रेस नहीं है जो हमारे लिए यूजफुल है। अभी के लिए तुम इसको छोड़ दो, बट जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तब इसको देखेंगे बिल्कुल। फिर आता है हमारे पास इट इज़ रिगार्डिंग टू क्रिएट सर्टिफिकेट पिनिंग, यानी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जब एप्लीकेशन को साइन करते हैं, जब उसमें काम आता है we know we are targeting Android 11, which means we also need to meet all the security requirement regarding to Android version 11। यानी जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग वाला देख सकते हो यहाँ पर, इसके अंदर डिफाइन करा हुआ है कुछ, एक नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग फाइल है। यानी जब हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ये थोड़ा SSL पिनिंग वाला सेक्शन है। अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है अभी भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आगे हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 7, देयर वाज अ ह्यूज चेंज रिगार्डिंग टू सर्टिफिकेट पिनिंग। नाउ द एप्लीकेशन आर नॉट ट्रस्टिंग द यूजर स्टोरेज, यानी अब जो एप्लीकेशन जो यूजर के स्टोरेज को ट्रस्ट नहीं करते एनीमोर। इफ यू वांट टू ट्रस्ट देम देन वी नीड टू डिफाइन दिस इन द नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग फाइल। अगर यूजर को ये डिवाइस की स्टोरेज इस्तेमाल करनी है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा नेटवर्क कॉन्फ़िग फाइल, यानी इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में डिफाइन करना पड़ेगा अगर यूजर को डिवाइस की स्टोरेज पर ट्रस्ट करना है तो। अदरवाइज ये ट्रस्ट नहीं करेगा। अब के जो फोन्स आ रहे हैं उन पे तो बिल्कुल नहीं करता। इफ वी आर हैविंग दिस फाइल, यानी अगर हमें एंट्री देखने को मिलती है, अगर हमें एंट्री देखने को मिलती है तो हमें इसको डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा, बिकॉज देयर माइट बी सम सर्टिफिकेट पेनिंग एक्टिव इन दिस एप्लीकेशन एंड दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन टू बाईपास दिस। तो सर्टिफिकेट की जो एसएसओ होती है, वो साइनिंग जो सिग्नेचर की होती है, उसको बाईपास करने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिग्नेचर बाईपास की। ठीक है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसको भी रीड करना जरूरी है अगर ये इसमें मेंशन है तो। गॉट इट। If this file is not included, then we can define our own file and we are able to re-enable the user storage of our smartphone। अगर ये फाइल भी नहीं है डिफाइन तो हम खुद की परमिशंस को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बोला हम एप्लीकेशन को डीबग करके खुद से उसको रीडिज़ाइन करके कंपाइल करके देख सकते हैं बिल्कुल। अब वो कैसे करते हैं जब हम अगले क्लासेस में बढ़ेंगे तब वो सीखेंगे। अभी हम सिर्फ फाउंडेशनल वाले पार्ट्स पे हैं, यानी हम सिर्फ बेसिक डेवलप कर रहे हैं स्टार्टिंग में जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए चाहिए करने के लिए। आगे आगे आने वाली क्लासेस में हम आवास टॉप 10, वो भी मोबाइल के टॉप 10 और जो इश्यूज होते हैं वो सीखने वाले, असेसमेंट कैसे किए जाते हैं। अभी हम सिर्फ फाउंडेशनल वाले पार्ट में हैं, तो बेसिक पार्ट में फ़िलहाल तो उतना समझ सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इतना तो मैं समझा दे कि ये एप्लीकेशन की जो कुछ परमिशंस होती है वो यूज़ क्या क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। फिर आगे आता है हमारे पास प्रोवाइडर, रिसीवर, सर्विस और एक्टिविटीज़। अब कंटेंट प्रोवाइडर में यानी कि कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रू डिफाइन कर रखा है, एन एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड ट्रू, मतलब कि कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, सर्विसेज या एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। गॉट इट कि ये क्या कुछ यहाँ पर डिफाइन होता है। ये कंटेंट प्रोवाइडर है, बेसिकली कंटेंट क्या प्रोवाइड करेगा। ब्रॉडकास्ट रिसीवर मैंने तुम्हें जस्ट बताया कि एक कंपोनेंट है जो रिसीविंग के लिए काम करता है। फिर एक सर्विसेज जो डिवाइस के ऊपर क्या सर्विसेज चालू हैं, क्या यूज़ करता है सर्विसेज को, एंड एक्टिविटीज़ क्या डिवाइस पे चल रही है।
तुम एक्टिविटीज़ में समझ सकते हो, यूआई थीम को दिखाना या डिवाइस पे जो तुम्हें रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है वो, यूआई एलिमेंट्स वगैरह की बात कर रहा मैं, यूआई यूएक्स की, जो तुम्हें डिवाइस पे दिखेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये इतना क्लियर में हो गया। मुझे पता है तुम्हें अभी क्लियर नहीं हुआ होगा ये प्रोवाइडर रिसीवर का, कोई नहीं, जब आगे क्लासेस में बढ़ेंगे तब तुम्हें इजीली क्लियर होता जाएगा। अब बात करते हैं परमिशन की। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरी कोर्स का या पूरी ट्रेनिंग का, तुम समझ सकते हो। अब परमिशन ना बहुत नेसेसरी है, क्यों है अभी समझते हैं उसके बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द एप्लीकेशन हैकिंग या पेन टेस्टिंग में परमिशंस बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। लेट्स सी हाउ एन एंड्रॉइड सिस्टम इज हैंडलिंग ऑल द परमिशंस ऑन आवर स्मार्टफोन। अब देखते हैं कि कैसे वो हैंडल करता है। एवरी एप्लीकेशन ऑन दैट डिवाइस, ये सिस्टम इज जनरली बीइंग सैंडबॉक्स, यानी जो डायरेक्टरी होती है उसके वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में होती है, क्योंकि वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सैंडबॉक्स मीन्स एप्लीकेशन 1 कैन नॉट एक्सेस डेटा ऑफ एप्लीकेशन 2 and 3। गॉट इट? डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इमेजिन एन एंड्रॉइड सिस्टम वेयर एवरी एप्लीकेशन कैन एक्सेस द डेटा ऑफ ईच अदर। अब सपोज करके देखो कि तुमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप या फ़ोन पे, गूगल पे तुम डाउनलोड करा, अगर उसमें उसकी डायरेक्टरी को सैंडबॉक्स ना किया जाए, उसके आइसोलेटेड एनवायरनमेंट को ना किया जाए डायरेक्टरी को, तो क्या होगा? डेटा ब्रीच हो सकता है या ब्रीच ऑफ डेटा तुम कह सकते हो। यानी एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के फीचर्स, उसके सेंसिटिव इन्फो को एक्सेस कर सकती है, यूज़र इन्फो को एक्सेस कर सकती है। तो ये कम्प्लीटली ड्रॉबैक है, तो इसको रेकमेंड कोई नहीं करेगा। ये ऐसा कुछ हो सकता है अगर हमारे पास परमिशन मॉडल ना हुआ होता तो एक दूसरे का डेटा एक्सेस हो चुका होता दूसरे एप्लीकेशन का। गॉट इट? अब देखो ये हैंडल कैसे करता है। अब मैंने तुम्हें जैसे डेलविक का बताया, तो जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो उसके खुद एक यूज़र, खुद एक उसका ओनर होता है और उसकी एक यूज़र आईडी डिफाइन हो जाती है एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट। और किस में होती है? etc परमिशन प्लेटफॉर्म डॉट एक्सएमएल में यहाँ डिफाइन कर दी जाती है। गॉट इट? अब ये यूज़र डिफाइन हो रखा है यहाँ पर F2 F3, हर एक एप्लीकेशन के लिए हम एक ओनर है, तो हम यहाँ एक UID या यूज़र आईडी दे रखी होती है, वो एक यूनिक रहती है। अगर यूज़र आईडी U142 से रिक्वेस्ट जाती है कि भाई मुझे इसका डेटा चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं देगा। अब दिस इज़ अ फाइल विच कंटेन मोस्ट ऑफ द यूज़र इन्फॉर्मेशन। अभी इस फाइल में मोस्ट ऑफ द यूज़र इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, एंड देयर परमिशंस विच आर बीइंग असाइंड टू द पर्टिकुलर यूज़र। जो परमिशन यहाँ डिफाइन कर रखी, जो रिस्ट्रिक्टेड परमिशन है, वही यहाँ पर इसको मिलेगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा मांगेगा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। बट नाउ वी आर हैविंग अ केस बट द एप्लीकेशन नीड टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन ईच अदर, यानी अब एप्लीकेशन इन दोनों के बीच में डेटा एक्सचेंज करना है। गुड। तो डेटा लाइक एक्सेसिंग फोटोज, माइक्रोफोन, जियो लोकेशन। अब ये होगा कैसे? अगर इस वाले को इसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, यानी लेट्स से कि ये है हमारा इंस्टाग्राम, ये हमारा फेसबुक, तो ये इस पर कुछ भेज रहा है, तो इसको किस चीज़ का एक्सेस तो चाहिए होगा। अब हमें इसकी परमिशन को डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ? डेटा सिस्टम पैकेजेस डॉट एक्सएमएल में हम इसकी परमिशन को डिफाइन करना पड़ेगा। आफ्टर एडिंग यूज़र टू आवर यूज़र 1, यानी अगर इसको या इसको एक्सेस करना है तो हमें इनकी परमिशंस को डिफाइन करना पड़ेगा इस वाले के अंदर। सो दिस परमिशन विल बी इंसर्टेड ओवर हियर। दिस इज ऑल्सो बीइंग ट्रैक्ड इफ द यूजर हैज़ बीन ग्रांटेड दिस परमिशन और नॉट। अब ये भी ट्रैक किया जाएगा क्या यूजर को परमिशन ग्रांट हुई या नहीं हुई। सिंपली वी कैन से दैट वी आर हैविंग इंडिविजुअल यूजर्स एंड वी कैन ऑल्सो ऐड यूजर्स टू अदर एप्लीकेशन, बोथ ऑफ देम आर डिफाइंड इन दोज फाइल। यानी अगर हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हम उनके यूजर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, उनकी फाइल के अंदर, क्या इसको उसका डेटा एक्सेस करने की परमिशन दे या ना दे। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कई सारी वही एक कॉन्सेप्ट है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है तो उसको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अगर ऐसा ना होता तो वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर चुके होते। सिंपल। अब तुमने देखा होगा हर एक एप्लीकेशन अपनी यूनिक परमिशन मांगता है। कोई कैमरे की एक्सेस मांगता है, कोई कॉन्टैक्ट्स की, कोई एक्सटर्नल या इंटरनल स्टोरेज की एक्सेस मांगता है, कोई नेटवर्क की या इंटरनेट के एक्सेस मांगता है। अगर ऐसा ना होता तो वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर चुके होते, कंपोनेंट्स का एक्सेस कर चुके होते। अगर इनके कंपोनेंट्स को एक दूसरे को एक्सेस करना है तो हमें उनकी परमिशंस को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, अगर इनको एक दूसरे कंपोनेंट्स को एक्सेस करना है। अगर लेट्स से कि एप्लीकेशन ए है और ये डी है, अगर इसको इसके कंपोनेंट्स को एक्सेस करना है तो मुझे परमिशंस को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो परमिशंस होगी एप्लीकेशन की मैं उस पैकेज में डिफाइन करूँगा। मैं इसके अंदर यूज़र डी को ऐड करूँगा, ये मेरे कंपोनेंट से मेरे डेटा को एक्सेस कर सके। अगर मैं जब तक इसको परमिशन नहीं दूंगा
एक्सप्लिसिटली, यानी अगर यूज़र ही अलाउ नहीं करेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, अपनी लिमिटेशन में ही रहेगा। सारा परमिशन का खेल है, अगर परमिशन दे तो ही कुछ आगे होगा। तुमने देखा होगा तुम कोई थर्ड पार्टी सोर्स से अगर कोई लोन वाली ऐप डाउनलोड कर रहे हो, वो तुमसे क्या क्या परमिशन मांगता है, कॉन्टैक्ट्स की दो, मीडिया की दे दो, फोटो एंड फोटो वीडियोस की दे दो, डिवाइस की कंप्लीट एक्सेस ले लेता है, जिसकी वजह से ही डिवाइस या कर्नल तक हैक हो सकता है। जो हमारे डिवाइस का मेन कोर है, कर्नल है। अगर वो एक्सप्लिसिट परमिशन हम उसको नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर एक्सप्लिसिटली परमिशन हम दे रहे हैं, जैसे कि वो डिवाइस पे तुम्हें पॉपअप शो होता है, अलाउ, डोंट अलाउ, अलाउ फॉर दिस टाइम, वही परमिशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्सप्लिसिटली दी जाती है यूजर के द्वारा। इन एंड्रॉइड अ परमिशन इज अ सिंपली टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट एक्सेस टू अ स्पेसिफिक ऑपरेशन और रिसोर्स। परमिशन वही चीज़ है, क्या मुझे परफॉर्म करना है, क्या मुझे परफॉर्म अपनी रिस्ट्रिक्शन में रहकर करना है, वही सब चीज़ें। When an application declare this string is a manifest file, it essentially saying I want permission to perform this operation। यानी अगर मैंने कोई परमिशन मैनिफेस्ट फाइल में डिफाइन कर रखे है तो वो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए परमिशन चाहिए। ये एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए अगर तुम परमिशन नहीं दोगे तो कई केसेस में एप्लीकेशन नहीं चलती, वो अपने आप ही बैक हो जाती है। द ऑपरेशन associated with the permission could be access to physical resource such as the SD card or Bluetooth module, access to shared user data, or the ability to interact with components of other applications such as launching an activity or binding to a service। So permission in Android act as a control mechanism। जो परमिशन मॉडल है ये एक्ट है कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कंट्रोल करता है दूसरे एप्लीकेशन के बाइंडिंग में, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स, एसडी कार्ड का एक्सेस, फिजिकल रिसोर्स कंपोनेंट्स या अदर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को एक्सेस करने के लिए पूरा कंट्रोल करता है। परमिशन में एक वेब की तरह तुम समझ सकते हो, अगर वेब को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वहीं रुक जाएगा जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे उस चीज़ के लिए। इट डिफाइंस व्हाट लेवल ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन हैज इट्स विद इन सिस्टम, यानी ये डिफाइन कर सकता है कि किस एप्लीकेशन के पास कितनी पावर है, कितनी पावर नहीं है। आई होप तुम्हें इतना ये सारा समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक चीज़ रह जाती है कि जब गूगल अपने डिवाइस को बना रहा था, यानी एंड्रॉयड को बना रहा था, तो उसने इस परमिशन बेस्ड सिक्योरिटी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो डेटा ब्रीच है वो ना हो सके। आइसोलेटेड इन्वायरमेंट और परमिशन मॉडल हमने बनाया कि क्या एप्लीकेशन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बस ये उतना ही यहाँ टेक्स्ट टर्म में लिखा है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज। गॉट इट। आई होप तुम्हें ये इतना समझ में आ गया होगा कि क्या ये है। तो अब थोड़ा एनालाइज करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक बार। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। लेट्स गिव अ ट्राई टू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। ये तो है यहाँ पर विद नो इश्यूज। तो चलते हैं अपन बग क्राउड पर। बग क्राउड पर मैं यहाँ पर आज एंड्रॉइड एमुलेटर का यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं थर्ड पार्टी सोर्स से क्या कर लूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा एप्लीकेशन को, कि थोड़ा सिस्टम लोड कम होता है ना उससे, सिस्टम पे पूरा लोड नहीं देना मेरे को, इसलिए मैं थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड करूँगा। वो है अप टू डाउन से, यहाँ से कर लूँगा। एंगेजमेंट सेक्शन पे चलते हैं। अगर तुम्हें इजीली समझ में आ रहा है या कोई भी तुम्हें डाउट आ रहा है, तुम कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर कमेंट। चलो ये लोड हो चुका है, तो मैं कैटेगरी डिफाइन करता हूँ। मुझे एंड्रॉइड चाहिए क्योंकि मैं एंड्रॉइड सीख रहा हूँ और मैं सिखा भी रहा हूँ। देखो यहाँ पर एप्लीकेशन आ चुकी है, लेट्स सी कि कोई एप्लीकेशन है, ये वाला मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो लेट इट बी लोड, देन गिव अ ट्राई टू एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। तुम्हारे लिए भी एक टास्क है, तुम कर सकते हो कोई भी तुम प्लेटफॉर्म पे जाके तुम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन तुम उसको पुल करो, एंड पुल करने के बाद उसकी उसको डिकम्पाइल करो उसके एपीके को, देन उसको कंप्लीट एनालाइज करो। और देखो हमारे पास एक मोबाइल टारगेट है एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, तो इस पर चलते हैं, देखते हैं इसके एप्लीकेशन का नाम क्या है। लूनो बिटकॉइन है, बट आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ मैनिफेस्ट एक्सएमएल वाली फाइल को एनालाइज करना है। विच वन इज दैट एप्लीकेशन, आई थिंक ये नहीं है सोर्स पे, एपीके की बात कर लेता हूँ। ये रहा ना। आई नो तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, भाई तुम वैसे क्यों नहीं कर सकते। तो सोर्स थोड़े ज़्यादा यूज जाएंगे, मैंने आज अपने लिनक्स को थोड़े ज़्यादा सोर्स दे रखे हैं,
ये वो नहीं है, ये भी वो नहीं है। आई थिंक नहीं है। तो क्या करते हैं, अपन दूसरी एप्लीकेशन को ट्राई करके देख लेते हैं। कि एंड्रॉइड सिलेक्टेड है ना, बिट स्टैम्प को उठा के देखते हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी होते हैं जो हमारी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं होती, तो वो भी एक इशू हो सकता है। एपीआई ऐप का है हमारा iOS, ये प्रो वाला। देखो, कुछ एप्लीकेशंस हमारे लिए नहीं हो सकती ना, इसलिए। क्या नाम है इसका, बिट स्टैम्प। तो हम अप टू डाउन पे जा सकते हैं, यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं बिट स्टैम्प, देखते हैं। देखो नहीं है ना यहाँ पर, तो कुछ एप्लीकेशन हमारी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ एक बार, इसके थोड़े रिसोर्स को कम करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको बंद करता हूँ, एक बार के लिए इसको बंद कर देता हूँ मैं। एंड इसके रिसोर्स को थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ मैं यहाँ से। इससे क्या होगा, फिर मैं कोई एप्लीकेशन को अगर करूँगा तो मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा ही दे रखा है, इतना दे देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ, एंड मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को भी यहाँ साथ में स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, पिक्सल 7, चलो स्टार्ट हो रहा है, दोनों चीज़ स्टार्ट हो रही है। वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर अ वाइल। तो ये चालू हो चुका है यहाँ पर। अब देखते हैं इसको ओपन करके, एंड हमारा जो लिनक्स था वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ बकड़ पे दोबारा विजिट करते हैं यहाँ पर, एंड देखते हैं कोई एप्लीकेशन हमारे उसके लिए अवेलेबल है या नहीं। तो एक बार चेक करके देखते हैं यहाँ पर, वो जो क्या नाम था एप्लीकेशन का, लोनो था ना, लोनो। ओके, इट्स अवेलेबल। ओके, एंड देन देर इज़ वन मोर नेम, बिट स्टैम्प। बिट्स स्टैम्प, देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। ये आई थिंक अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास लोनो है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और इतने हम क्या कर लेते हैं, कनेक्शन को एस्टेब्लिश भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पर डेवलपर मोड पे इसको परमिशन भी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसको परमिशन देते हैं डेवलपर मोड पे भी। ओके, यहाँ पर नाउ आई एम डेवलपर, तो मुझे परमिशन दे दो डेवलपर बनने की। डेवलपर, ये रहा, यूएसबी डीबगिंग। ओके, यहाँ अनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, चलो ये बढ़िया है, अनेबल है भी। तो ये एप्लीकेशन इतनी इंस्टॉल हो रही है, मैं कर लेता हूँ कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लेता हूँ। ओके, मेरी आईपी क्या है, जी हाँ, आज ओपन टर्मिनल। पहला मैं करूँगा ./remove। अब जो भी मेरे इस पे रिलेटेड होगा, 192.168.119। तो मैं इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉक्सी रूल्स होंगे मैं इसको रिमूव कर दूंगा, आई थिंक। ओके, इसको रूट परमिशंस में करना होगा, इसको थोड़ी सुपर पावर चाहिए, तो मैं इसको PWD करके इसकी लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ एक बार।
ये वाली कर लेता हूँ। देन टर्मिनल पे चलते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। टर्मिनल, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, cd ये करेंगे, cd पावर शेल, ओके, डॉट स्लैश रिमूव कर देते हैं दोबारा 168.42.119 आई थिंक। सो दोबारा चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल वही है, तो रिमूव कर दूँगा जितने प्रॉक्सी रूल्स वगैरह होंगे। देन मैं क्या करूँगा यहाँ पर डॉट स्लैश कनेक्ट, पाथ दे देता हूँ विंडोज़ आर ऐप डेटा, लोकल के अंदर एंड्रॉयड SDK एंड देन प्लेटफॉर्म टूल्स, ये पाथ कंप्लीट कॉपी पेस्ट /adb.exe। अब तुम्हें देखना होगा यहाँ पर भी परमिशन अगर आती है मांगने को तो यहाँ तुम्हें देनी पड़ेगी। 0 192.168.42.119 ये हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे इस चीज़ को क्या करना है, कॉपी कर लिया, Ctrl+C, चलता हूँ मैं अपने लिनक्स पे, टर्मिनल रोट परमिशंस में, ओके। तो देख सकते हो इसको यहाँ अलाउ करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। मैं चलता हूँ इसको भी यहाँ क्लोज कर देता हूँ एंड देन दोबारा करूँगा तो ये हो जाएगा। तो तुम्हें इसका लेना पड़ेगा पहले ADB करके शेल, क्लियर। अब देखो एप्लीकेशन का नाम क्या है, लूनो। अगर मैं तुम्हें इसके फाइल्स में जाके दिखाऊँ तो अगर तुम्हें इसको चेक करना मैनुअली, अगर तुम SD कार्ड में जाके देखोगे या इसके जो ये वाली स्टोरेज है एंड्रॉयड के अंदर एक डाटा सेक्शन आता है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ एप्लीकेशंस है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो हो जाएगा। वेंडर, ये कुछ है यूट्यूब का, ये सर्च बॉक्स कुछ है, डॉक्स का है, बट ये वो वाला चाहिए मुझे, कौन सा, लूनो वाला। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा इसके उसको सर्च करने का, लूनो नाम है एप्लीकेशन का। तो मैं क्या करूँगा, PM पैकेट मैनेजर लिस्ट पैकेजेस, ओके मैंने लिस्ट लिखना था, लिस्ट नहीं। अब देखो यहाँ कितने सारे पैकेजेस है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कोई लूनो नाम वाला है तो मेरे को दे दो, या लूनो नाम का, ओके इसको लूनो नाम का नहीं मिला आई थिंक, LUNO, इसको इसमें डालू तो इसको देखो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली भी देखना पड़ सकता है, बिल्कुल तुम्हें मैनुअली चेक करना पड़ सकता है अगर तुम्हें ऐसे नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि कभी का यूनिक पैकेज नेम भी होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिव्यू करना। वेंडर लूनो, आई हैव टू सर्च फॉर लूनो, क्या पता उसको क्या पैकेज नेम हो, है ना। तो पैकेज नेम कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। अगर कभी कभार एप्लीकेशन का पैकेज नेम तुम्हें नहीं मिलता तो तुम्हें ऐसे मैनुअली देखना पड़ेगा। तो तुम इसको डिकम्पाइल कैसे करोगे अगर तुम्हें उसका वो ही नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, पैकेज का नेम। ओके कहाँ पर है, मुझे तो मिल जा, फर्स्ट लेट मी सर्च दैट। ओके तो मैंने उसको ढूंढ लिया यहाँ पर। बेसिकली जो एप्लीकेशन है ना बिटकॉइन पे बेस है, तो मैंने थोड़े आइडिया लेके ना, तो मैंने क्या कर सर्च करा, PM लिस्ट पैकेजेस, एंड देन मैंने ग्रैब करा वॉलेट से रिलेटेड, तो मैंने वॉलेट सर्च करा एंड देन मुझे ये मिल गया co.bitx, यानी ये थोड़ा उस टाइप का एप्लीकेशन था, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर। तो ये मेरे को पैकेज नेम यहाँ पर मिल चुका है। मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, तुम इन इस केस में अगर तुम्हें पैकेज का नेम कभी बार नहीं मिलता, तुम इसको पूरा कॉपी करो जितने भी तुम्हारे पैकेजेस मिले, और जो एप्लीकेशन का नेम है लूनो, उसके रिगार्डिंग तुम यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हो। गॉट इट। तो मैं इसका PM कर लेता हूँ पाथ,
एंड मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो इसके कौन से कई सारे पाथ है, तो मैं बेस एपीके वाले को कॉपी करूँगा क्योंकि वही मेरा काम का है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एडीबी करूँगा, एडीबी पुल पाथ का नेम, एंड मैं इसको क्या नेम दूँ, लेट्स से कि मैं लोनो डॉट एपीके नेम दे देता हूँ। तो इसको यहाँ पर कर देगा डाउनलोड। अब मैं इसको यहाँ पर डिकम्पाइल भी कर लेता हूँ, एपीके टूल डी और क्या नाम है लोनो, ये इसको मैं डिकम्पाइल भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये तुम ऐसे कर सकते हो। देखो मैनिफेस्ट एक्सएमएल डिकोड हो चुकी है तो अपने को वही देखना है, तो चलते हैं एक बार। ओके तो लोनो है, इसको करते हैं ओपन। आई थिंक ये हो रहा है पूरा, इतने हो रहा है तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखो ये कितनी बड़ी है, देखो देखो अभी तो हो रहा है तो उसको होने देते हैं। हमारा जो काम का था वो हमें मिल चुका है, देख सकते हो। ये है, ऐसे रियल एप्लीकेशन पे तुम्हें करना पड़ सकता है जब रियल पेन टेस्टिंग की तो मैं बात करूँ तो। अब देखो यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग से एनालाइज करते हैं। कंपाइल एसडी के वर्जन 35 यानी एंड्रॉइड वर्जन 35, जो एपीआई लेवल 35 है किसके लिए बनाया गया है, एपीआई जो लेवल 35 है वो एंड्रॉइड 15 के लिए बनाया गया है। और इसका पैकेज नेम तुम देख सकते हो यहाँ पर co.btex.wallet है। बट ये एंट्री हमारे लिए यूजफुल है। अब देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बिल्ड वर्जन कोड है। अब कई केसेस में अगर तुम्हें ये जो स्टार्टिंग के दो एंट्रीज मैंने तुम्हें बताई ये वाली अगर ना मिले तो तुम्हें इसको देख के आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। इन दोनों को देखकर क्या पता है वर्जन भी लिखा हो इस वाले में, क्या पता है जो बिल्ड वर्जन नेम है इसकी जगह 2.5 डॉट या जो भी इस एपीआई से रिलेटेड अगर कोई वर्जन लिखा हो नंबर में डॉट्स में, मतलब कि जैसे 2.2.3 या कोई भी ऐसा वर्जन में लिखा हो सकता है, या तुम्हें उसका नाम भी देखने को मिल सकता है, तो तुम्हें उसको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। फिर देखो इसने क्या क्या परमिशन मांग रखी है कॉन्फ़िग चेंजेस में, ओरिएंटेशन स्क्रीन साइज एडजस्ट कर सकता है, ये वाली इसको परमिशन चाहिए। और फिर दूसरी परमिशन क्या है, इसको इंटरनेट एक्सेस चाहिए। अगर ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है तो इंटरनेट का एक्सेस तो लेगा ही डेफिनेटली। फिर हमारे पास एक परमिशन आ जाती है कि भाई हमारी नेटवर्क स्टेट की इंफॉर्मेशन ले सके। अगर फिर तीसरी परमिशन आती है हमारे पास रीड प्रोफाइल, यानी अगर हम एप्लीकेशन में कोई प्रोफाइल बनाते हैं तो ये हमारी प्रोफाइल तक रीड कर सके, इसको परमिशन चाहिए। कॉन्टैक्ट्स को रीड कर सके, गेट अकाउंट्स, अकाउंट्स को भी फाउंड कर सके, कैमरा का एक्सेस ले ले। अब देखो ये बिटकॉइन वॉलेट है, अब इसमें कैमरा का क्या सीन है। अब एप्लीकेशन कैसी भी हो, मैंने अभी एप्लीकेशन को ओपन करके नहीं देखा, जस्ट मैंने तुम्हें ओवरव्यू के लिए बताया कि एप्लीकेशन में कैमरा एक्सेस मांग रखा है, बट मैंने अभी एप्लीकेशन को यूज़ करके नहीं देखा है। जब हम पेन टेस्ट करेंगे तो हमें उसको देखना पड़ेगा। फिर देखो एक तीसरी परमिशन क्या है, मैक्स एसडीके वर्जन 22, यानी इसका जो मैक्सिमम वर्जन है वो 22 है, सपोर्ट करेगा। फिर रीड कर सकते हो उसके लिए एक्सटर्नल स्टोरेज जो 22 के लिए। एंड देन जो मैक्सिमम एसडीके वर्जन 80 है, यानी ईपीआई लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ईपीआई लेवल 22 और 18 के लिए क्या क्या इन्होंने परमिशन डिफाइन कर रखी है। अगर ईपीआई लेवल 18 है जो मैक्सिमम एसडीके वर्जन है 35 के कंपेयर में, तो वहाँ पर राइट की स्टोरेज और रीड राइट स्टोरेज इजीली वहाँ पर यूज़ करेगा। फिर देखो इसमें कितनी सारी परमिशन है, वाइब्रेट की, बायोमेट्रिक यूज, फिंगरप्रिंट, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बना रखी है, रिकॉर्ड ऑडियो, एडीआईडी, रिटेक्ट स्क्रीन कैप्चर। देखो कितनी परमिशन यहाँ डिफाइन कर रखी है, तुम देख सकते हो। रेफर सर्विसेज को यूज करे, बाइंड गेट इंस्टॉल रेफर सर्विस, देख सकते हो। तो तुम्हें अंदाजा आ गया होगा कि एप्लीकेशन की जो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल वाली फाइल है उसको कैसे एनालाइज करते चलना है। फिर क्वेरीज में देखो अगर यूजर डेटा एक्सचेंज की बात करता है, देखो यहाँ इसने पैकेज डिफाइन कर रखे। देखो यहाँ पर एक पैकेज, ये नहीं इंटेंट तो ये अलग हो गया। पैकेज देखो कॉम डॉट एंड्रॉइड क्रोम, गूगल डॉट एंड्रॉइड डॉट मैप्स का अगर इसको एक्सेस लेना हो तो बाद में ले सके। देखो इसने कितने अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए पैकेजेस डिफाइन कर रखे हैं अगर इसको बाद में उनसे इंटरेक्शन करनी हो। फिर देखो अलग से कितनी सारी परमिशन है, बेसिकली बिटकॉइन वाली एप्लीकेशन है तो इसमें परमिशन तो भी हिसाब तुम्हें देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने तुम्हें बताया इसको कैसे एनालाइज करते चलना है, वैसे एक्टिविटी वाले सेक्शन में देख सकते हो क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। थीम ये है, इसका क्या डिज़ाइन रहने वाला है, वो एक्टिविटी में ये डिपेंड रहता है। रिसीवर देख सकते हो, एनालिटिक्स रिसीवर, तो इसने रिसीवर का कुछ डिफाइन कर रखा है, तो तुम इसको ऐसे एनालाइज करते चल सकते हो। एज अ टास्क तुम क्या कर सकते हो, तुम एक रियल एप्लीकेशन लो और उसको ऐसे डिकम्पाइल करके उसके मैनिफेस्ट एक्सएमएल को एनालाइज करके देखो और नोटिस करो तुमने कैसे एनालाइज किया, उसको रिपोर्ट में नोट डाउन करो अपने लिए। और देख सकते हो वही जो मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया था इजीली, वही सब यहाँ पर मेंशन है। मैंने तुम्हें बस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है एक तरीके से। गॉट इट। सो आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्ट एक्सएमएल को
एनालाइज कैसे किया जाता है, आइडिया तो आ ही गया होगा कि कैसे स्टार्ट करना है इसके एनालिसिस को। गॉट इट। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे इसको करने पर कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस डिवाइस के लिए बनाई गई है, क्या इसका परमिशन मॉडल है, और क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है डिवाइस पे। गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें सेशन बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। गॉट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।